गया। तो हमको इसी प्रयोजन से इसको समझना चाहिए। योगेश भाई ठीक है ना? भैया एक बार फिर से बताएं। आवाज नहीं आई क्या? रिकॉर्डिंग कर ली है ना आपने? मुझे भी लग रहा था यही पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, मैंने ये कहा कि अस्तित्व सहज व्यवस्था सूत्र को समझने के क्रम में परमाणु की संरचना, अणु की संरचना जो है, यहाँ पर मानव कर्म दर्शन में इसको जगह दी गई है ना। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जो कर्म और फल से संबंधित है। दूसरा हिस्सा है कि वो जो कर्म फल है उसको प्राप्त करने के लिए उपासना क्या है, तरीका क्या है, विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, और वो कितने प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, उनसे किन किन प्रकार के फल मिलते हैं, जिसको हमने उपासना और विवेक में पढ़ा। और पहला जो अध्याय था उसमें मूल रूप से कर्म की बात थी। कर्म क्या है, कर्म के कितने अवयव हैं और कितने प्रकार से कर्म होते हैं, उन कर्मों को करने की विधि क्या है, तो कर्मों के बारे में परंपरा में क्या समझ है, और मध्यस्थ दर्शन कर्म को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है, उसका जो फल है वो क्या है, तो हम ये जो कर्म है इससे क्या पाना चाहते हैं, ये सब जो है कर्म फल जो अपना अध्याय 1 है उसमें स्पष्ट किया गया। और अध्याय 2 जो उपासना से संबंधित है, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब इन दोनों अध्याय में व्यवस्था की बात आई है मूल रूप से। तो हम लोग जिसको विज्ञान कह रहे हैं, विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, और विज्ञान का मतलब है जो भी व्यवस्था संबंधी ज्ञान है उसको भी विज्ञान कह रहे हैं। जो ज्ञान, विवेक और विज्ञान में से जो विज्ञान वाला हिस्सा है उसका संबंध प्रकृति से है। तो जो अस्तित्व सहज व्यवस्था सूत्र हैं वो परमाणु से सूत्रित होते हुए अणु रचनाओं में आते हैं, अणु रचनाओं से प्राण सूत्रों में आते हैं, प्राण सूत्रों से जीव जंतु के शरीर में आते हैं, उससे मानव शरीर में आते हैं। तो एक क्रम ये है कि व्यवस्था इस तरीके से सूत्रित होती है। तो परमाणु की संरचना का अध्ययन करने पे व्यवस्था हमको स्पष्ट होती है। यही व्यवस्था सूत्र जो है अणुओं में सूत्रित होता है, अणुओं से ये व्यवस्था सूत्र जो है प्राण कोशाओं में सूत्रित होता है, प्राण कोशाओं से यह व्यवस्था सूत्र जो है अग्रिम जीव शरीर रचनाओं में सूत्रित होते हुए मानव शरीर रचना तक पहुंचता है, मानव शरीर रचना से ये मेधस तक पहुंचता है। तो इस तरीके से जो व्यवस्था सूत्र है उसको समझने के क्रम में उसका जो स्रोत है, सोर्स है, वो परमाणु है। तो इसलिए परमाणु को यहाँ पर अध्ययन में लिया गया कर्म दर्शन में, क्योंकि व्यवस्था में जीना और व्यवस्था में भागीदारी करना यही अस्तित्व सहज व्यवस्था सूत्र है और उसका प्रयोजन भी है। जो अस्तित्व सहज जो व्यवस्था सूत्र है और इस सबका जो प्रयोजन है वो व्यवस्था में जीना और व्यवस्था को प्रमाणित करना ही है। तो इसलिए यहाँ जिसको हम लोग सह अस्तित्ववादी विज्ञान कह रहे हैं, तो सह अस्तित्ववादी विज्ञान में परमाणु संरचना एवं अणु रचना की बात आई है। ठीक है, बहुत सुंदर भैया। क्योंकि ये प्रश्न उठना जायज है कि कर्म दर्शन में परमाणु की बात क्यों। जी जी जी, है ना, क्योंकि वो तो जो है समाधानात्मक भौतिकवाद में है लेकिन आपने जिस एंगल से बताया ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बहुत अच्छी भूमिका। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब ये आपने जो है ना एक स्पष्टता कर दी कि यहाँ इस अर्थ में ये जरूरी है, जी इसके जी, बगैर अधूरा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसमें पहली लाइन है, परमाणु संरचना को पहचानने की कामना मानव में सुदूर विगत से पाई जाती है। तो जैसे हम लोग अपने परंपरा में जो दर्शन को देखते हैं ना,
तो उनमें वैशेषिक दर्शन में ही परमाणु की बात शुरू हो गई, और जैन दर्शनों में भी परमाणु और अणु की बात जो है बहुत उस पे चर्चा है जैन दर्शनों में। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि सुदूर विगत से जो है उसको संरचना को पहचानने की कामना मानव में रही, और वो कामना क्यों रही है उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। तो उस कामना बस मानव विघटन विधि से मूल वस्तु तक पहुंचने के लिए सोच विचार प्रयोग किया है। अभी जो वर्तमान में मानव ने जो प्रयास किया है वो विघटन विधि से किया है। विघटन विधि का मतलब है तोड़ते तोड़ते परमाणु और परमाणु के अंशों तक पहुंचने की क्रिया। तो मानव विघटन विधि से मूल वस्तु तक, है ना। तो जैसे जो पदार्थ है उसको तोड़ते तोड़ते अणु, और अणु को तोड़ के परमाणु तक पहुंच के कोई मूल वस्तु को पहचानने के लिए मानव में सोच रहा है, उसका विचार किया, उसका प्रयोग किया। विघटन के अंत में कोई निश्चित मूल वस्तु की अपेक्षा बनी ही रहती है। इसका मतलब है कि विघटन करते करते ऐसी स्थिति नहीं आती है कि कोई भी मूल वस्तु भी समाप्त हो जाए, है ना। तो कह रहे हैं कि विघटन के अंत में कोई निश्चित मूल वस्तु की अपेक्षा बना ही रहता है ना। इसका मतलब है अस्तित्व का होना बना रहता है। फिर लिखा है कि उक्त मानसिकता के साथ प्रयोग करता हुआ मानव इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी वस्तु को विघटित करते रहेंगे तो कोई ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां विघटित इकाइयां स्वचालित रूप में कार्य करता हुआ समझ में आता है। तो इसके पीछे जो मानसिकता है उस मानसिकता की बात बाबा जी कर रहे हैं। इसके पीछे मानसिकता ये था कि ऐसा तोड़ते 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 हम उस मूल वस्तु को पहचान जाएंगे जो स्वचालित रूप से कार्य करता रहता है। क्योंकि बड़े बड़े जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो प्लेनेटरीज बॉडी हैं, उपग्रह हैं, वो सभी स्वचालित रूप से कार्य करते हुए दिखते हैं। तो उसी कल्पना के आधार पे ये भी कल्पना मानव में रही कि विघटन करते करते मूल में कोई एक ऐसी वस्तु मिलेगी जो स्वचालित या स्वयं स्फूर्त विधि से क्रियाशील बनी रहेगी, है ना, क्रियाशील रहती है। ऐसा कुछ एक जिसको कह रहे हैं परिकल्पना रही। उक्त मानसिकता के साथ प्रयोग करता हुआ मानव इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि किसी भी वस्तु को विघटित करते रहेंगे तो कोई ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां विघटित इकाइयां स्वचालित रूप में कार्य करता हुआ समझ में आता है। ऐसी कार्यरत इकाइयों को हम परमाणु कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो परमाणु शब्द कैसे आया, तो इस रूप में आया। यह सब कैसे कार्यरत है इसको समझने की इच्छा भी मानव में बनी रहती है। तो ये परमाणु कैसे कार्य करता है इसको समझने की इच्छा भी मानव परंपरा में बनी हुई है। मेरा जो विजुअल है वो दिख रहा है क्या आपको? हाँ भैया दिख रहा है। ठीक है बस। थोड़ा सा कैमरा भैया, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आगे की तरफ, हाँ थोड़ा कम। हाँ भैया अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है भैया, बिल्कुल। थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं। मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ। मुझे स्क्रीन में सुनील भाई का चेहरा दिख रहा है, या अजय भाई, अरविंद भाई दिख रहे हैं इस समय। अरविंद भाई का वीडियो ऑफ है लेकिन उनका आप है ना स्पीकर व्यू करे हुए होंगे, तो वो व्यू हटा दीजिए तो वो सब दिखेंगे। क्या व्यू किए होंगे? ऊपर स्पीकर व्यू ऐसा कौन सा कुछ, व्यू? स्पीकर व्यू किए हुए, ग्रिड व्यू लगा दीजिए, ग्रिड व्यू लगा दीजिए, सब दिखेंगे। व्यू ऑप्शन जो है भैया जहां दिख रहा है ना आपको फोटो, उसके ऊपर में 4 ऑप्शन है, 4-5। उसमें जिसमें ज्यादा डॉट्स हैं वो ग्रिड व्यू है। अच्छा, अभी दिखने लगा। ठीक है, अभी दिख रहा है। ग्रिड के भी ऑप्शन आ जाते हैं भैया, साइड व्यू चाहिए या टॉप व्यू चाहिए, वो सभी रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। बट ये ठीक है, ग्रिड व्यू ही बेटर रहता है मेरे ख्याल।
हाँ मतलब जैसा चाहिए, जैसे अब आपने स्क्रीन डाली हुई है तो साइड व्यू में ही आएगा ना। ठीक है, अभी समझ में आ गया, इसको देखेंगे अभी। तो परमाणु के मध्य में एक या अधिक अंश और परिवेश में घूमता हुआ एक से अधिक अंश होने की व्यवस्था है। तो पहली बात तो ये हुई कि परमाणु संरचना को समझने का प्रयास मानव बहुत सुदूर विगत से कर रहा है। दूसरी बात है कि इसके लिए मानव ने बहुत सोच विचार प्रयोग आदि किए हैं। तीसरी बात है कि विघटन के अंत में कोई निश्चित मूल वस्तु की अपेक्षा बना रहता है। फिर चौथी बात ये बताई कि इसी मानसिकता के साथ प्रयोग हुए हैं ना, मानव इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि किसी भी वस्तु को विघटित करते रहेंगे तो कोई ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां विघटित इकाइयां स्वचालित रूप में कार्य करता हुआ समझ में आता है। ऐसी कार्यरत इकाइयों को हम परमाणु कहते हैं। यह सब कैसे कार्य करता है इसको समझने की इच्छा भी मानव में बनी रही है। फिर और आगे जाते हैं तो कह रहे हैं कि परमाणु के मध्य में एक अंश या अधिक अंश और परिवेश में घूमता हुआ एक अंश या अधिक अंश होने की व्यवस्था है। इससे कम में परमाणु की बात बनती नहीं है। तो मध्य या परिवेश में अंशों की संख्या बढ़ती जाए, यह कल्पना मानव में आ जाती है। तो मानव में एक कल्पना आ जाती है ना। तो उन्होंने कहा कि पहले तो एक केंद्र में हो और एक परिवेश में हो, कम से कम इतना तो होना जरूरी है। फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं केंद्र और परिवेश में। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि मध्य परिवेश में अंशों की संख्या बढ़ती जाए, यह मानव की कल्पना में आ जाता है। तो ये जो ऊपर बात कही, इस संदर्भ में दो मुख्य प्रश्न ध्यान में आए, बाबा जी के ध्यान में। पहला आया कि परमाणु अंश परस्परता में पहचान कैसे बना पाए। तो पहला प्रश्न ये आया कि जो भी अंश हैं परमाणु के अंदर में, उनमें परस्परता में पहचान कैसे बना पाए। और दूसरा ये प्रश्न आया, ये मुख्य प्रश्न उनके ध्यान में आया कि पहचानने के उपरांत वे व्यवस्था में क्यों गए। ये दो मूल मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर जो बाबा जी का जो अनुसंधान है उसमें ये दो मूल मुद्दे उनके ध्यान में आए। पहला मुद्दा है परमाणु अंश परस्परता में पहचान कैसे बना पाए, पहला मुद्दा। दूसरा ये है कि पहचानने के उपरांत में व्यवस्था में क्यों हो गए, ये मूल बिंदु है। इस सोच को आगे बढ़ाने पर समझ में आया कि, तो जब इन्होंने इन प्रश्नों के आधार पे अपने चिंतन को आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि तब समझ में आया, बढ़ाने में समझ में आया कि क्या आया समझ में। पहला, अस्तित्व ही इसका प्रधान कारण है, सह अस्तित्व ही इसका प्रधान कारण है। तो पहली बात ये समझ में आई कि सह अस्तित्व ही इसका प्रधान कारण है। किसका कारण है? परमाणु अंशों में परस्परता कैसे पहचानने, परमाणु अंशों के मध्य जो परस्परता है उसका प्रधान कारण। और दूसरा ये पहचानने के उपरांत व्यवस्था का प्रधान कारण। तो बाबा जी को ऐसा समझ में आया कि सह अस्तित्व इसका प्रधान कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि व्यापक वस्तु ऊर्जा में ही, व्यापक वस्तु रूपी जो ऊर्जा है, तो व्यापक वस्तु ऊर्जा में ही संपूर्ण एक एक उसमें डूबी भीगी घिरी हुई है। इसके कारण से सह अस्तित्व ही प्रधान कारण है, ऐसा समझ में आया। फिर आगे लिखा है कि व्यापक वस्तु इन सब में पारगामी है, डूबी भीगी घिरी हुई है, इसलिए व्यापक वस्तु इन सब में पारगामी। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी इकाइयों का व्यापक में संपर्क रहने के आधार पर ऊर्जा संपन्न रहना स्पष्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सभी वस्तुएं, यानी एक एक करके जो भी इकाइयां हैं, चाहे वो परमाणु के अंश हो, परमाणु हो, या उससे बड़ी हुई ग्रह गोल नक्षत्र तारामंडल हो आदि, सभी, तो सभी क्योंकि व्यापक वस्तु में संपर्क हैं, इसी कारण से ऊर्जा संपन्न रहना स्पष्ट हुआ, है ना। तो तीसरा बिंदु ये स्पष्ट हुआ कि व्यापक में संपर्क रहने के कारण से सभी वस्तुएं, छोटी बड़ी सभी वस्तुएं या इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं।
चौथी बात ये समझ में आई कि जो ऊर्जा संपन्नता के कारण ही बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता का होना समझ में आया। तो ऊर्जा संपन्नता है, उसी के कारण से बल संपन्नता है, बल संपन्नता ही चुंबकीय बल संपन्नता होना समझ में आया। फिर पांचवी बात ये समझ में आई कि इस बल संपन्नता वश ही सूक्ष्म परमाणु अंश में परस्परता को पहचानने और व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति है। तो भैया, हेलो, हाँ भैया, हाँ, ये यहाँ पे जो है ना कि ऊर्जा संपन्नता व बल संपन्नता और फिर उसके कारण चुंबकीय बल संपन्नता, ये दोनों बल संपन्नता में डिफरेंस क्या है? पहले तो कोई भी क्रिया जो होती है ना उसमें बल का होना आवश्यक है, बिना बल के कोई क्रिया नहीं हो सकती है ना। तो वो जो बल संपन्नता की जो अभिव्यक्ति है वो चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में है, इस रूप में पहचानने का। अच्छा अच्छा, चुंबकीय बल संपन्नता के कारण ही आकर्षण विकर्षण होता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे बढ़े। जी भैया जी। तो इसके बाद ये कहा कि ये जो बल संपन्नता वश ही सूक्ष्म परमाणु अंश में परस्परता को पहचानने और व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति है। तो हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि कैसे इन्फ्रेंस निकाले जाते हैं ना। तो बाबा जी ने इन्फ्रेंस निकाला है ना, या जो भी बाबा जी की भाषा तो प्रामाणिकता की भाषा है, लेकिन जो हम लोग अध्ययन में कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो यहाँ पर क्या है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं बाबा जी, है ना, वो ताकि वो जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो सके। तो पहले ये कहा कि व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु डूबी भीगी गिरी हुई है, व्यापक वस्तु इन सब में पारगामी है। फिर कहा कि सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी इकाइयां भी व्यापक में संपर्क रहने के आधार पे इन सब में ऊर्जा संपन्नता है। फिर कहा ऊर्जा संपन्नता ही बल संपन्नता एवं चुंबकीय बल संपन्नता होना समझ में आया। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ये जो बल संपन्नता ही सूक्ष्म परमाणु अंश में परस्परता को पहचानने और व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति है ना। इसके बाद कहा एक दूसरे की पहचान को इस बल के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के लिए मनुष्य का होना आवश्यक है। यानी ये जो पहचान हुई, ये जो भी ऊपर पहचान हुई, इस पहचान के बारे में कह रहे हैं कि इसमें मनुष्य का होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य ही इसको पहचान सकता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई भैया? हाँ भैया, इसमें चुंबकीय बल संपन्नता वो अंशों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण की बात हो रही है क्या? अभी केवल पहचानने की बात हो रही। अभी यहाँ तक जो बात हुई है परमाणु अंश में परस्परता को पहचानने और व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति, बस इतनी ही बात अभी आई है जी, है ना। और उन्होंने कहा कि इसको पहचानने के लिए मनुष्य यानी मानव का होना आवश्यक है, क्योंकि मानव ही इसको पहचान सकता है, यंत्र नहीं पहचान सकते, ऐसा बोल रहे हैं। अभी उन्होंने यंत्र शब्द नहीं बोला है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि मानव ही इसको पहचान सकता है, इसलिए मानव का होना आवश्यक है। आगे वो जाके बताएंगे कि मानव का होना क्यों आवश्यक है ना। ठीक है। फिर कहा कि मनुष्य ही यानी मानव ही प्रवृत्ति, कार्य और फलन को पहचानने के सहज अधिकार से संपन्न है। तो मानव के अलावा जो जीव है वो प्रवृत्ति, कार्य और फल है ना, उसको पहचानने के सहज अधिकार से संपन्न नहीं है। तो ऐसा कहा गया कि जीव संसार जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में नहीं है ना। भैया जीव संसार कर्म बंधन में है ना, जीव करने में भी परतंत्र है। जीव चेतना में मानव की बात कर रहे हैं। हाँ, जीव चेतना में मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। हाँ, ठीक बात है। तो यहाँ जब मानव कह रहे हैं तो वो कौन सा मानव है? जो जागृति संपन्न मानव है ना, क्योंकि
वही फल को भी पहचान पाएगा, है ना। तो मानव ही प्रवृत्ति कार फल को पहचानने के सहज अधिकार से संपन्न है। इसी क्रम में मानव एक दूसरे को पहचानते हैं। तो ये जो मानव में पहचानने को वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मानव में एक दूसरे को पहचानते हैं, उसका मूल कारण है कि उनमें पहचानने सहज अधिकार से संपन्नता है। क्या पहचानते हैं? प्रवृत्ति कार और फलन को पहचानते हैं। यहाँ व्यवस्था के रूप में ही अपने को प्रस्तुत करते हैं। तो जब वो पहचानते हैं तो एक दूसरे के साथ व्यवस्था के रूप में ही अपने को प्रस्तुत करते हैं। जहां जहां इस अर्थ को पहचानने में चूके रहते हैं, चूक जाते हैं, चूक किए रहते हैं, अव्यवस्था के रूप में कार्य व्यवहार करते हुए समस्या का कारण बन जाते हैं। तो ये जो परस्परता में जो पहचानने का काम है और व्यवस्था के रूप में अपने को प्रस्तुत करने का काम है, इसमें यदि मानव कहीं चूकता है, उस स्थिति में वो समस्याग्रस्त होता है या अव्यवस्था के रूप में उसका कार्य व्यवहार जो है वो कारण बनता है। ये स्पष्ट हो रहा है? जी भैया। हाँ भैया ठीक है। हाँ भैया, ये प्रवृत्ति कौन सी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं भैया? ये प्रवृत्ति पहचानना मानव ही प्रवृत्ति कार्य फलन को पहचानने के सहज अधिकार से संपन्न। भैया मैं ये जो विचार व्यवहार और कार्य की प्रवृत्ति, भैया यहाँ श्रम गति विचार परिणाम व्यवहार से भी जोड़ सकते हैं। हैं? श्रम गति परिणाम से भी जोड़ सकते हैं। प्रवृत्ति यानी श्रम देख पाता है, कार्य मतलब गति देख पाता है, और फलन मतलब परिणाम देख पाता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रवृत्ति को मानसिकता भी कहा, मानसिकता भी कहा है प्रवृत्ति को। हाँ, मानसिकता ही बल है ना, जो इसको अपन बल कह रहे हैं। मानसिकता समझदारी के रूप में रहती है, आचरण के रूप में गति रहती है, और व्यवस्था के रूप में फल रहता है, ऐसा। तो श्रम गति परिणाम का एक जो प्रत्यक्ष रूप है वो प्रवृत्ति कार है। ठीक है, जो आपने अनुमान लगाया, लेकिन अभी अपन यहाँ जो शब्द आए हैं, प्रवृत्ति कार फलन को पहचानना के सहज अधिकार से संपन्न है, ये बात स्पष्ट होती है। दूसरी बात ये है कि यदि वो पहचानता तो व्यवस्था के रूप में ही प्रस्तुत होता है। जो दूसरा पहचानना शब्द यूज हुआ है भैया, वो भी इसी प्रवृत्ति कार्य फलन को पहचानने के लिए। इसी क्रम में मानव जब एक दूसरे को पहचानते हैं तो मानव एक दूसरे को पहचानते प्रवृत्ति कार्य और फलन के रूप में। हाँ, प्रवृत्ति कार्य फलन को पहचान। तो जैसा वो कह रहे हैं ना, प्रवृत्ति यानी मानसिकता, कार्य का मतलब आचरण, जो भी क्रियाकलाप है, और उनका जो फल है उसको पहचानने का अधिकार मानव के पास है। इसी क्रम में मनुष्य एक दूसरे को पहचानते हैं और वहाँ व्यवस्था के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ जहाँ इस अर्थ को पहचानने में चूक किए रहते हैं, वहाँ अव्यवस्था के रूप में कार्य व्यवहार करते हुए समस्या के कारण बनते हैं। ये सेंटेंस तो स्पष्ट है, मुझे लगता है ना। ठीक है भैया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस तरह यह समझ में आता है, जो ऊपर बातें कही गई, इस तरह यह समझ में आता है कि प्रत्येक परमाणु अंश, ब्रैकेट में लिखा है, व्यापक में संपर्क होने के कारण एक दूसरे को पहचानने के फलस्वरूप ही व्यवस्था में कार्यरत हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यापक में संपर्क रहने के कारण ही परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानने के फलस्वरूप व्यवस्था में कार्यरत हैं, और व्यवस्था का कार्य रूप जो है निश्चित आचरण ही है। तो जो ऊपर उन्होंने बात की उसी का उन्होंने लॉजिक यहाँ पर दिया, या अपन ये कहें कि जो ऊपर परिकल्पना है उस परिकल्पना के पक्ष में उन्होंने तर्क दिया ये कि प्रत्येक परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानने के फलस्वरूप ही व्यवस्था में कार्यरत हैं, और ये एक दूसरे को पहचानने का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यापक वस्तु में संपर्क होने के आधार पर। तो व्यापक वस्तु में संपर्क होने से उनमें ऊर्जा संपन्नता है, ऊर्जा संपन्नता से बल संपन्नता है, बल संपन्नता से चुंबकीय बल संपन्नता है। तो ये चुंबकीय बल संपन्नता वश ही जो है एक दूसरे को पहचानने का काम होता है।
और एक दूसरे को जो पहचानने का काम जो मानव में होता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि व्यवस्था के अर्थ में ही होता है। तो बाबा जी ने कहा कि जो मानव में होता है वहाँ व्यवस्था के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, और जहाँ नहीं कर पाते हैं वहाँ वो अव्यवस्था के रूप में कार्य व्यवहार करते हुए समस्या का कारण बनते हैं, लेकिन वो समस्या में रहना नहीं चाहते, है ना। तो यहाँ ये कहा कि इस तरह यह समझ में आता है कि प्रत्येक परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानने के फलस्वरूप ही व्यवस्था में कार्यरत हैं, और व्यवस्था का कार्य रूप निश्चित आचरण ही है। तो जो व्यवस्था का मतलब क्या है? एक निश्चित आचरण का प्रकट होना, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है कि उक्त प्रकार से, यानी जो ऊपर कहा उसके अनुसार प्रत्येक परमाणु अंश भी ऊर्जा संपन्न होने के फलस्वरूप एक दूसरे को पहचानना स्वाभाविक है, और इस पहचानने का प्रयोजन संयुक्त रूप में आचरण करना है। इसे एक शाश्वत नियम के रूप में समझा गया। तो बाबा जी ने कहा कि ये जो आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं, जिसमें एक मध्य में चला जाता है, दूसरा प्रवेश में आ जाता है, और इस तरीके से परमाणु का संरचना या गठन होता है। और इस जैसे ही इसका गठन होता है तो इसमें आचरण का प्रकटीकरण होता है, एक निश्चित आचरण का प्रकटीकरण होता है, इसलिए हर परमाणु का आचरण निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि उक्त प्रकार से प्रत्येक परमाणु अंश भी ऊर्जा संपन्न होने के फलस्वरूप एक दूसरे को पहचानना स्वाभाविक होता है, और इस पहचानने का प्रयोजन संयुक्त रूप में आचरण करना, जिसे एक शाश्वत नियम के रूप में पहचाना। इसी को हम सह अस्तित्व भी कह रहे हैं, यानी साथ साथ होके एक निश्चित आचरण को प्रकट करना, यही सह अस्तित्व का मूल नियम है। और ये जो साथ साथ होना है, अंशों का साथ साथ होना व्यवस्था के अर्थ में, और व्यवस्था के रूप में एक निश्चित आचरण को प्रकट करने के अर्थ में, यही जो है सह अस्तित्व सहज व्यवस्था सूत्र है, यही सह अस्तित्व सहज नियम है। ये स्पष्ट होता है, इसे एक शाश्वत नियम के रूप में समझा। अब ये कह रहे हैं कि इससे यह सूत्र निकलता है कि ऐसे पहचानने के आधार पर ही गठन संगठन होना, और संगठन गठन की व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना, गठन संगठन होना और गठन संगठन की व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना नित्य वर्तमान है। तो उन्होंने कहा कि यही जो व्यवस्था सूत्र है, यह निश्चित आचरण का सूत्र है। ऐसे पहचानने के आधार पर ही सभी प्रकार के गठन, चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, या उससे भी आगे के जो भी गठन संगठन है, जिनको हम लोग जो है प्राण कोशा कह रहे हैं, या शरीर रचनाएं कह रहे हैं, या ग्रह गोल नक्षत्र तारामंडल कह रहे हैं, ये सभी, तो ये सभी प्रकार के जो गठन और संगठन हैं, ऐसे पहचानने के आधार पर ही हैं, है ना, यानी परस्परता में एक दूसरे को पहचानने के आधार पे, और यह पहचान व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना नित्य वर्तमान है, ऐसा हमको दिखता है। ठीक है, ये कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? भैया कनेक्ट हुआ भैया। ये गठन और संगठन में क्या अंतर है भैया? गठन और संगठन एक ही शब्द लगते हैं, मतलब दोनों का मतलब एक प्रकार से योग है। नहीं, यहाँ पे वियोग नहीं है, सब गठन संगठन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, उसका क्या तो डिफरेंस है दोनों? जैसे परमाणु, जैसे वही बता रहा हूँ कि जब एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु के साथ मिलके अणु बनाता है, वो संगठन है। ऐसे कई अणु मिला के जो है प्राण कोशा बनाते हैं, वो संगठन, उससे पहले गठन। अच्छा, ठीक है, हाँ, अंशों के लेवल पे गठन है, परमाणु के बाद समझा। ठीक है। इस प्रकार व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तुएं संपृक्त होना, इसे सहअस्तित्व के रूप में समझ पाना सुलभ हो गया। तो कहा कि जब ये इस तरीके से देखा, तो व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु संपृक्त होना और इसे सहअस्तित्व के रूप में समझ पाना सुलभ हो गया। इस क्रम में अस्तित्व नित्य प्रभावित होना हम मानव स्वीकार
हम मानव को स्वीकार हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से देखने से उनको ये स्वीकार हुआ कि अस्तित्व नित्य प्रभावित होना हमको स्वीकार हुआ। फिर आगे चलते हैं तो लिखा है कि सह अस्तित्व ही मूल सूत्र, सह अस्तित्व ही मूल सूत्र और व्यवस्था का आधार हुआ। तो ये जो ऊपर 3 बातें कही गई, इन तीनों बातों से क्या निष्कर्ष निकला? तो सह अस्तित्व ही मूल सूत्र और व्यवस्था का आधार है, ऐसा स्पष्ट हुआ। ठीक है। तो आगे ये कहा गया कि हर स्थिति गति के मूल में सह अस्तित्व सुस्पष्ट है। इस प्रकार सह अस्तित्व ही विविध कार्य क्रिया उनके आचरण का आधार होना सुस्पष्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि आचरण का जो आधार है, व्यवस्था का जो आधार है, वो सह अस्तित्व है। क्यों है? क्योंकि सह अस्तित्व वैसे ही परमाणु अंश जो है एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे को पहचानते हुए गठन के रूप में एक निश्चित आचरण को प्रकट करते हैं, जिसको हम लोग परमाणु का आचरण कह रहे हैं। यही शाश्वत नियम के रूप में स्पष्ट होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और सभी प्रकार के जो गठन संगठन हैं वो व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होते हैं। ये नित्य वर्तमान है, ऐसा हम देखते ही है। जैसे पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, ये सभी जो संगठन हैं, ये सभी संगठन जो है व्यवस्था के अर्थ में है, यानी नियंत्रित हैं, संतुलित हैं, निश्चित आचरण के साथ। इस रूप में स्पष्ट होता है। और इसी रूप में हर अणु और अणु से रचित जो पिंड हैं और फिर रसायनों से बनी हुई प्राण कोशिकाएं हैं, उन सब के मूल में भी परमाणु ही रहता है, परमाणु अणु ही रहते हैं। तो उन सब का उन एक एक का आचरण जो है व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होता है। तो इसलिए सह अस्तित्व ही मूल सूत्र और व्यवस्था का आधार है। हर स्थिति गति के मूल में सह अस्तित्व सुस्पष्ट है। इस प्रकार सह अस्तित्व ही विविध कार्य या क्रिया उनके आचरण का आधार होना स्पष्ट हुआ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। उनके आचरण का क्या मतलब है? मतलब जितने भी प्रकार के गठन संगठन हैं, जैसे परमाणु है, अणु से रचित जो है रचनाएं हैं, और रचनाओं में भी बहुत सारी रचनाएं हैं ना। मूल रूप से प्राण कोशा है, प्राण कोशाओं से रचित जीव शरीर है, मानव शरीर है, और पदार्थ पिंड के रूप में है, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूरज है, जितने भी प्लेनेटरीज बॉडी है सभी, है ना। उनके आचरण का आधार होना सह अस्तित्व स्पष्ट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये कहा गया कि भैया इसमें जैसे ऑक्सीजन के अपन बात करें और इसके अंश जो हैं वो अंश मिलके अगर ऑक्सीजन O2 बना रहे हैं, तो एक अंश जो है उसको ये ज्ञान कि मुझे ऑक्सीजन बनना है, ये ज्ञान उसको व्यापक से या उसको उस ऊर्जा से मिल रहा है कि मैं ऐसा व्यवहार करूं कि मैं एक ऑक्सीजन गैस बन सकूं, ये ज्ञान उसको व्यापक से मिल रहा है, इसका मतलब ये है? नहीं, ये क्या है, ये आपने इस घटना को पर्सोनिफिकेशन कर दिया है ना। तो पर्सोनिफिकेशन करने से क्रियाएं स्पष्ट नहीं होती है ना। पर्सोनिफिकेशन यानी आदमी की तरह से मैं ऐसा आचरण करूं, ऐसा नहीं होता। अस्तित्व में आचरण होता है ना। और वो जो आचरण होता है, वो आचरण जो है एक अग्रिम रचना को प्रकट करता है। और ऐसे ऐसे ये अग्रिम रचनाएं जो हैं व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में प्रकट होती है। और ये सारी रचनाएं किसी संगठन के रूप में भी जब व्यक्त होती, जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था आदि आदि के रूप में, उनका सम्मिलित आचरण जो है एक निश्चित आचरण के रूप में पहचानने में आता है, जिसको अपन रूप और स्वभाव धर्म आदि कह रहे हैं, है ना। तो उसमें वो जो मूल जो व्यवस्था सूत्र है वो परमाणु अंश है। और परमाणु अंश से जो गठित जो पहला जो गठन है, जिसको हम लोग परमाणु कह रहे हैं,
तो जैसे ही वो परमाणु अंश जो है परस्परता को पहचानते हैं, यानी एक न्यूक्लियस में जाता है, एक दूसरा जो है उसका प्रवेश बन जाता है ना, है ना। जैसे ये होता है वैसे ही उसका एक निश्चित आचरण का प्रकटन हो जाता है, उससे पूर्व नहीं होता है। अच्छा। फिर उससे पूर्व परमाणु के अंश में कोई आचरण नहीं रहता है। तो जैसे ये परमाणु के रूप में आता है तो उसका आचरण हो जाता है, इसलिए आचरण का ही अध्ययन होता है, जिसको हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, वो आचरण का ही अध्ययन है ना। और इसी आचरण की एक सूत्रता को ही हम लोग आगे तक सूत्रित होते हुए देखेंगे, है ना। यानी जो, तो इसमें सह अस्तित्व ही प्रमुख सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सह अस्तित्व बस ही, क्योंकि सत्ता में सभी परमाणु अंश उसमें डूबे भीगे गिरे हैं, इसलिए उनमें ऊर्जा संपन्नता है। ऊर्जा संपन्नता के कारण से उनमें बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता बस ही उनमें गठन की प्रवृत्ति बनी, है ना, पहचान सहित। क्योंकि यदि पहचान नहीं होता तो नहीं होता, है ना। तो जैसे ही दो अंश या दो से अधिक अंश, है ना, दो से अधिक अंशों की स्थिति में केंद्र में बढ़ते जाएंगे, परिवेश में बढ़ते जाएंगे, ये स्थिति होगी। तो जैसे, तो ये जो भी अंश गठन में जा रहे हैं ये व्यवस्था को प्रकाशित करते हैं ना, व्यवस्था के रूप में एक निश्चित आचरण का प्रकाशन करते हैं। अच्छा, मतलब आचरण उस व्यवस्था का बेसिकली प्रकाशन है, ना कि उस अंश का। अंश केवल पहचान रहा है। अंश का काम केवल इतना है कि वो पहचान ले अपने करस्पॉन्डिंग अंश को और एक परमाणु बनाए, उसके बाद उस परमाणु का एक निश्चित आचरण है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, है ना। तो जो पहचान है वो गठन की पहचान है, केवल गठन की पहचान, है ना। तो गठन पूर्वक जो आचरण का प्रकाशन होता है उसी का अध्ययन होता है ना, और उसी में व्यवस्था स्पष्ट होती है। यदि अंशों में हम अध्ययन करें तो अंश में कोई भी आचरण स्पष्ट नहीं होता, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु में कार्यरत अंशों के संख्या भेद होने से आचरण भेद होना पाया जाता है। तो जो आचरण का भेद जो हमको दिखता है, जैसे पदार्थावस्था में आचरण भेद किस रूप में दिखता है? तो रूप और गुण के भेद से दिखता है ना। ऐसा कहा गया ना, पदार्थावस्था में जो है रूप गुण मर्यादा है। रूप का है, रूप मर्यादा भी, रूप मर्यादा है, रूप मर्यादा। प्राणावस्था में गुण मर्यादा। हाँ, प्राणावस्था में गुण मर्यादा है। हाँ भैया। तो जो हम परमाणुओं की संख्या भेद के आधार पे यानी उनके रूप भेद के आधार पे ही उनको पहचान पाते हैं, क्योंकि बाकी जो गुण स्वभाव धर्म है वो तो सभी में एक जैसा होता है। जैसा लोहे का है वैसे ही सोने का है, वैसे ही चांदी का है ना। तो जितने भी प्रकार के परमाणु होते हैं उनका गुण स्वभाव धर्म तो एक जैसा ही होता है, लेकिन रूप में भेद होता है। रूप भेद के आधार पे हम उनके आचरण भेद को या उनके गठन भेद को या उनके अंशों के मात्रात्मक भेद को पहचानते हैं ना। ठीक है, ठीक है भैया। गुण परस्परता में स्पष्ट होता है। हाँ, गुण परस्परता में प्रकट होता है और बाकी जो है रूप प्रदान है पदार्थ अवस्था। ठीक है बात। हाँ भैया। तो मैं केवल इतना बोल रहा था कि जब तक उसमें प्राणावस्था नहीं आती है तब तक जो भेद है, जो पहचानने का आधार है वो रूप ही है बस। ठीक है, बिल्कुल ठीक भैया। हाँ। तो इसमें लिखा है कि परमाणु में कार्यरत अंशों की संख्या भेद होने से ही आचरण भेद होना पाया जाता है। ऐसे आचरण भेद के आधार पर परमाणु की प्रजातियों की संख्या का निर्धारण करने का मानव ने प्रयास किया है, जिसको हम लोग पीरियडिक टेबल कहते हैं ना, उसमें किया है। और इस धरती पर 108 प्रजाति के परमाणु होने का दावा मानव अभी तक करते हैं। हो सकता है इससे ज्यादा कर दिया हो, क्योंकि तो भैया इस समय बाबा जी ने लिखा होगा। हाँ, वो 118 में भी कुछ काल्पनिक है ना, कुछ कल्पना में ही है भैया। पहले 108 ही था उस समय। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल में बाद में ऐड करते गए ना।
अभी कुछ उसमें कुछ इनर्ट है। भैया एक प्रश्न है थोड़ा सा। ठीक है, जो भी है। भैया एक प्रश्न है। हाँ जी। जीवन परमाणु में अंशों की संख्या एक ही होती है सभी जीवन परमाणु में, फिर आचरण क्यों अलग अलग होते हैं? आचरण भ्रम बस होता है, जैसे ही वो भ्रम से मुक्त होता है फिर एक ही आचरण हो जाता है। ठीक है। तो ये जो भ्रम से मुक्ति के लिए भी दबाव रहता है, इसीलिए भ्रम से मुक्ति अनिवार्यता है। जीवन के अंदर, जीवन परमाणु में भी भ्रम से मुक्ति की अनिवार्यता है। ठीक है, उस पर भी अपन आगे और बात करेंगे। आपने जो मुद्दा उठाया वो मुद्दा अच्छा है। जी भैया। तो इसमें ये लिखा है कि परमाणु में कार्यरत अंशों के संख्या भेद होने से ही आचरण भेद होना पाया जाता है। ऐसे आचरण भेद के आधार पर ही परमाणु की प्रजातियों की संख्या का निर्धारण करने का मानव ने प्रयास किया है। अभी तक धरती पे लोग 108, 118 प्रजाति के परमाणु होने का दावा अभी तक कर चुके हैं और प्रजाति के परमाणु को खोजने की आशा बनाए हुए हैं। ऐसा तो यहाँ पर क्योंकि अध्ययन का मुद्दा ये नहीं है कि 108 है कि 118 है कि 120 है, तो मुद्दा मूल है कि जो व्यवस्था केंद्रित मानसिकता है उसको समझना। ये यहाँ पे जो आपने आचरण की बात कही और फिर रूप गुण उसकी पदार्थ अवस्था में बात कही, फिर आपने बोला कि एक भैया ने बोला कि गुण परस्परता में है। और अब जैसे लोहे का और सोने का आपने एक एग्जाम्पल दिया था, तो लोहे का गुण अलग है, सोने का गुण अलग है, उसमें परस्परता ना भी हो तो इनबिल्ट गुण तो प्रॉपर्टी तो अलग है भैया, तो उसका रूप भी अलग है, गुण भी अलग है। ये जो प्रॉपर्टीज है ना उसी को हम लोग रूप कह रहे हैं। अच्छा, वो जो दिख रहा है उसको नहीं, जो प्रॉपर्टी उसको रूप कह रहे हैं। हाँ, और जिसको हम लोग गुण कह रहे हैं वो सम विषम और मध्यस्थ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको स्वभाव कह रहे हैं वो संगठन विघटन है ना। अच्छा। और जिसको हम लोग धर्म कह रहे हैं यहाँ पदार्थावस्था में, वो अस्तित्व है, यानी उसका होना। जिसको बाबा जी ने कहा कि तोड़ते 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 भी हमारी विघटन करते करते भी हमारी कल्पना में यही आता है कि कोई एक मूल वस्तु बची रहेगी, है ना। और वो जो बची हुई वस्तु है वो स्वयं स्फूर्त होगी, है ना। पहली दूसरी लाइन में ही बोला ना, दूसरी तीसरी जी लाइन जी जी जी। हाँ। तो भैया आचरण को आपने रूप गुण स्वभाव धर्म में एक्चुअली किया, और आपने बोला कि पदार्थावस्था में रूप का ही अंतर होता है। रूप प्रधान रूप से रहता है ना जी। मतलब जो हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो मूल रूप से रूप के आधार पे ही करते हैं। रूप के आधार पर करते हैं, और रूप आपने बताया वो उसकी प्रॉपर्टी। रूप जो है अंशों के भेद से है। जी। अंशों के भेद से ही आचरण भेद है, ऐसा अभी लिखा हुआ है इसमें। जी जी। तो केवल मैंने जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि पदार्थावस्था में रूप मर्यादा है, प्राणावस्था में रूप गुण मर्यादा है, और जीवावस्था में रूप गुण स्वभाव मर्यादा है ना। और मानव जो है रूप गुण स्वभाव धर्म मर्यादा में है, ऐसा अपन ने पहले पढ़ा था जी। उसी को मैंने स्मरण करके ये कहा कि जो परमाणु के रूप में जो भी गठन होता है उसमें मूल रूप से रूप के आधार पे ही भेद होता है। तो ये जिनको हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, बेसिकली वो रूप के ही कंपोनेंट है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनका जो भेद है ना उसका मूल कारण अंशों की संख्या है। और अंशों की संख्या से भी ये गुण में कोई बदलाव नहीं आएगा पदार्थ अवस्था में, ऐसा आप कह रहे हैं? अंशों की संख्या बढ़ने से या घटने से गुण में, वो तो हर इकाई में गुण बना ही रहता, सम विषम मध्यस्थ तीनों बना रहता है। हाँ। जिसमें मात्रा के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी आएगा ना। गुणात्मक परिवर्तन तभी होगा परस्परता में जब वो प्राण कोशा बन जाएगी। ठीक बात है। उससे पहले क्या गुणात्मक परिवर्तन है, सब एक ही जैसे। पदार्थ अवस्था में नहीं, प्राणावस्था में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी रहता है। जैसे भी एक एग्जांपल दीजिए, प्राणावस्था में कैसे गुणात्मक परिवर्तन? हाँ भैया, कैसे एग्जांपल दीजिए भैया, कैसे आप बोल रहे हैं कि प्राणावस्था में मात्रा बदलने से गुणात्मक परिवर्तन आएगा? मतलब
किसी देखिए दो शब्द हैं योगेश भाई। हाँ भैया बताइए। हाँ, इसमें दो शब्द हैं, गुणात्मक परिवर्तन। रूप परिवर्तन भी गुणात्मक परिवर्तन है, लेकिन वो गुण का परिवर्तन नहीं है ना। तो हम लोग मध्यस्थ दर्शन भैया मात्रात्मक परिवर्तन को रूप परिवर्तन कहेंगे। वो भी तो गुणात्मक ही हुआ ना। हाँ, मात्रात्मकता के साथ गुणात्मक तो है ही। हाँ, गुणात्मक तो है ही, लेकिन वो गुण परिवर्तन नहीं है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ भैया, वो क्लियर है भैया। जिसको हम लोग गुण कह रहे हैं ना, रूप गुण, जिसको अपन गुण कह रहे हैं, वो सम विषम मध्यस्थ है। वो गुण तो बना ही रहता है, चाहे वो एक अंश का परमाणु हो, है ना, चाहे वो बड़े से बड़ा परमाणु हो, ठीक है ना। तो उसमें गुण जिसको कहते हैं वो सम विषम मध्यस्थ बना रहता है। भैया मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे मात्रा बदलने से आचरण बदलता है ना, तो जो आचरण का बदलना है वही गुणात्मक परिवर्तन है। हाँ, तो वो जो आचरण बदलता है उसमें रूप मर्यादा काम करती है ना। हाँ भैया, वो रूप मर्यादा काम करती है, मतलब रूप भी बदलता है, उसके साथ उसका जो है आचरण भी बदलता है। तो जो आचरण बदलता है उसको मैं गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखता हूँ। नहीं, उसमें जो आचरण बदलता है, देखिए, चाहे वो परमाणु एक अंश वाला एक अंश केंद्र में हो और एक परिवेश में हो, इतना छोटा परमाणु हो चाहे बड़ा परमाणु हो, सबका धर्म तो एक जैसा ही रहेगा। हाँ, धर्म एक जैसा आचरण के रूप में स्वभाव भी एक जैसा ही रहेगा, बिल्कुल, है ना। और उसमें जो गुण है वो भी एक जैसा ही रहेगा, जिसको हम लोग सम विषम मध्यस्थ कह रहे हैं ना। मतलब भैया मैं इसको ऐसे जो देख रहा हूँ, जो बदलने वाली जो चीज है वो रूप है। हाँ जी। रूप का मतलब है आकार, आयतन, घनता का बढ़ना, है ना, जिसको अपन रूप कह रहे हैं। हाँ जी। तो मात्रात्मक रूप से आकार बढ़ेगा, है ना, उसमें घनता बढ़ेगी, ये चीजें बदलेंगी। उसके आधार पे के अंशों के भेद से आचरण का भेद होता है, यही तो बात है। गुण का मतलब परस्परता में प्रभाव का बदलना भी तो है। क्या प्रभाव बदलेगा बताइए। जैसे अब कार्बन है या दूसरा कोई एलिमेंट है, दोनों दूसरे के परस्परता में आते हैं, कोई केमिकल है, वो अलग अलग वो गुण प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो वो रूप का ही परिवर्तन है ना, उसमें गुण का क्या परिवर्तन। वो मान लीजिए अलग केमिकल भी बन जाता है तो भी उसमें गुण तो वही रहता ना, या तो सम होगा, विषम होगा, या मध्यस्थ होगा। वैसे तीनों ही रहते हैं, है ना, सम विषम मध्यस्थ तीनों ही रहते हैं ना। तो जो उसमें अग्रिम विकास की ओर जो प्रवृत्ति रहती है उसको हम लोग कह रहे हैं वो बनी ही रहती है ना। वो हर छोटे से छोटे परमाणु से बड़े परमाणु में बनी रहती है। भैया लेकिन परस्परता बदलती है तो प्रभाव बदलता है ना। हाँ, क्योंकि ये तो जो है सम विषम तो प्रभाव का बदलना तो सभी जगह है, लेकिन हर जगह प्रभाव बदलता है जैसे परस्परता बदलती है। इस रूप में जो है गुणात्मक प्रभाव को देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन गुणात्मक प्रभाव गुण का प्रभाव नहीं है ना, आप समझ ना। गुणात्मक प्रभाव जो है मूल में तो मात्रात्मक प्रभाव ही है। हाँ, तो जो गुण अलग चीज है ना। गुण का मतलब है सम विषम मध्यस्थ। हाँ जी। सम का मतलब है कि जो परमाणु के अंदर जो उद्भववादी प्रवृत्ति है, विकासवादी प्रवृत्ति है, उसको सम गुण कह रहे हैं। उसमें जो ह्रासवादी प्रवृत्ति है उसको विषम कह रहे हैं। विभववादी प्रवृत्ति यानी अपने होने को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति है उसको मध्यस्थ कह रहे हैं। ये तो सभी परमाणुओं में एक जैसी रहती है मेरा। अब ये यहाँ आप जो कह रहे हो कि खुद को बनाए रखने, खुद को विरचित करने के अर्थ में, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि परस्परता में जो प्रभाव है वो व्यवस्था में भी जो है उसका एक प्रभाव है, व्यवस्था के अर्थ में। तो परस्परता बदलने से व्यवस्था में जो है उसका एक प्रभाव बदलता है। उदाहरण बताइए, कैसे, क्या कहना चाह रहे हो। ये जैसे पानी और लोहे के बीच की परस्परता में जो प्रभाव, पानी और पीतल के बीच में जो है परस्परता में प्रभाव, पानी और सोने के बीच में जो परस्परता में जो प्रभाव है, मैं समझ गया। दोनों ही पदार्थ अवस्था है, लेकिन परस्परता बदलने से प्रभाव बदलता है।
और उसका जो है समग्र व्यवस्था में भी एक अलग प्रकार का एक अलग प्रभाव पड़ता है। मैं समझ गया। जैसे पानी के साथ आयरन को बनाने से आयरन ऑक्साइड बनता है ना। आयरन ऑक्साइड और जो आयरन है उन दोनों में रूप का अंतर है। हाँ भैया। मैंने ये कहा कि विज्ञान जिसको गुण कह रहा है उसको हम लोग रूप ही कह रहे हैं, रूप के कंपोनेंट हैं वो। ठीक बात है। इसके बाद जो उसमें बल है जिसको हम लोग सम विषम मध्यस्थ के रूप में बल कह रहे हैं, वो आयरन ऑक्साइड में भी रहता है, आयरन में भी रहता है। ठीक है। इसके बाद जो स्वभाव है ना, जो पदार्थावस्था का स्वभाव है, वो आयरन में भी रहता है, आयरन ऑक्साइड में भी रहता है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। उनका जो धर्म है वो दोनों में रहता है। बिल्कुल। तो उसी को मैंने ये कहा कि जो गुण स्वभाव धर्म है वो तो सभी प्रकार के परमाणुओं में एक जैसा रहता है। जो अंतर होता है, आचरण का जो अंतर होता है, वो रूप का अंतर होता है। बिल्कुल भैया। आप इस रूप को जो है ना केवल जो आंख से दिखता है उसके अर्थ में मत देखिए, है ना। समझ गया। हाँ। तो जैसे मान लीजिए कि उसमें तरल विरल और ठोस रूप भी है, तो वो रूप ही है, वो है ना, रूप का परिवर्तन। ठीक। तो हम ये कहेंगे कि अभी देखिए गुण तो बदल गया, पहले ये पानी था, भाप हो गया, अभी ये बर्फ हो गया, गुण का बदल गया। हम लोग इसको रूप ही कह रहे हैं, ये रूप का ही परिवर्तन है बेसिकली। मूल में तो पदार्थ अवस्था ही रहती है। मूल में पदार्थ अवस्था ही है, और उसका जो धर्म जो है, गुण स्वभाव, उसका जो गुण स्वभाव धर्म है वो तो अपरिवर्तनीय है, वैसे ही का वैसा बना रहता है। ठीक है। ठीक बात भैया। हाँ, अभी मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया। हाँ। बहुत बढ़िया भैया। बस एक लास्ट चीज, जैसे नमक का खट्टा लगना है या शक्कर का मीठा लगना है, ये भी रूप ही है उसका भैया? रूप ही है सब। अच्छा। तो ये सब मैं सोचता था गुण है इसका, एक नमक का गुण है कि खारापन। नहीं वो अब देखिए, ये जो खट्टा लगना और मीठा लगना ये तभी हो सकता है जब उसमें प्राण कोसा है, तब वहां गुण का परिवर्तन होगा वो, है ना। हाँ। ठीक है ना। नहीं है। तो खट्टा कैसे लगेगा। जैसे मान लो शक्कर और नमक। अंकल मैं ये पूछ रही थी कि जो गुण जब हम कह रहे हैं ना, तो इन्हीं सब चीजों का हम गुण देखेंगे कैसे? जैसे अगर जो भी साइंटिफिक मतलब केमिकल या फिजिकल चीजें हो रही हैं वो सब उसके रूप में आ गई, ठीक है, तो गुण में क्या आएगा फिर? गुण में आएगा जिसको हम लोग उसके अंदर जो तीन चीजें बनी रहती हैं। एक तो अपने संगठन गठन को बनाए रखने की प्रवृत्ति, जैसे लोहा लोहे के रूप में बना रहता है ना। नहीं वो तो ठीक है, जिसको हम लोग यथा स्थिति कहते हैं। नहीं कह रही थी, लेकिन हम ये भी तो कहते हैं ना कि मतलब जो विज्ञान है उसको पूरी ठीक तरीके से चीजों को नहीं समझा है। तो ये वाली बात तो रचना विरचना वाली जो बात है ना, मतलब वो होगा उसके गुण में, स्वभाव में भी वैसा ही है उसका। ठीक है। और रचना विरचना प्राण को उसमें है, प्राणावस्था में रचना विरचना, यहाँ पे संगठन विघटन है ना। अच्छा, संगठन विघटन। हाँ ठीक है। ठीक है। आगे बढ़े। बढ़िया चर्चा भैया। बढ़िया भैया, क्लियर हुआ। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा बहुत क्लियरिटी आया रूप गुण धर्म भैया। थैंक यू। तो परमाणु को इस प्रकार समझने पर व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में हम मानव स्पष्ट हो जाते हैं। तो यदि परमाणु को जो ऊपर बाबा जी ने व्याख्या दी है उस आधार पे समझने से हमारे अंदर एक व्यवस्था केंद्रित मानसिकता जो है। नहीं, हाँ, क्वेश्चन मेरा यही है कि ये चीज को अगर हम ऐसे देखें कि सारी पदार्थ अवस्था में संगठन विघटन चलता रहता है, ये उसका गुण और स्वभाव है ना, तो उससे हमारे उसके साथ जीने में क्या अंतर है? हाँ, उसी को समझने के लिए ये जो अध्याय है ना, उसी को समझने के लिए है ना। अच्छा, ठीक है। मतलब जो हम व्यवस्था के अर्थ में अपनी भागीदारी को पहचानते हैं उसी के लिए अध्ययन कर रहे हैं, है ना। नहीं तो लोग कहेंगे कि व्यवस्था में क्यों जीना है, फिर ये निष्कर्ष निकालेंगे हर आदमी व्यवस्था में नहीं जी सकता है, कुछ लोग व्यवस्था में जी सकते हैं, बाकी अव्यवस्था में ही रहेंगे। तो फिर इससे निष्कर्ष आएगा कि जो लोग कुछ लोग रहेंगे वो शासन करेंगे, और जो लोग व्यवस्था में नहीं जी सकते हैं उनको दंड विधि से नियंत्रित करेंगे। फिर ऐसे जो तर्क जो है ना वो आगे बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन जब हम तर्क को इस अर्थ में देखते हैं कि परमाणु से लेके व्यवस्था सूत्रित बनी रहती है, तब हम ये देखेंगे हर व्यक्ति जो है व्यवस्था में जी सकता है, क्योंकि व्यवस्था जो है अस्तित्व सहज वास्तविकता है।
तो अस्तित्व सहज वास्तविकता है तो मानव में भी अस्तित्व सहज व्यवस्था का प्रकाशन होना चाहिए, और वो हर मानव में होगा, है ना। जैसे जैसे हर प्राण कोशा में है, हर परमाणु में है, हर अणु में है ना, हर शरीर रचना में है, हर पृथ्वी में है, तो उसी तरीके से हर मानव में होना चाहिए। तो अभी मानव जाति इस जगह पे नहीं पहुंची। मानव जाति ये सोचती है कि कुछ लोगों के पास व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है, बाकी लोग व्यवस्था में रहते नहीं है, तो उनको दंड विधि से डंडा मार के जो है उनको नियंत्रित किया जाता है ना, नियंत्रण में रखा जाता है। उसी को शासन कहते हैं, उसी को वो लोग व्यवस्था बोल रहे हैं, है ना। इसका मतलब है व्यवस्था जो है सार्वभौमिक नहीं है, ऐसा निष्कर्ष निकलेगा, है ना। जबकि हम लोग परमाणु में संरचना को इसीलिए समझ रहे हैं कि जो परमाणु में व्यवस्था का जो सूत्र है, वही व्यवस्था का सूत्र अणु में सूत्रित होता है, वही सूत्र जो है प्राण कोशाओं में सूत्रित होता है, प्राण कोशाओं से ही वो सूत्र जो है वो विविध प्रकार के वनस्पति संसारों में जाता है ना, जिसको हम लोग बीजानुसंगी व्यवस्था कह रहे हैं। और फिर यही व्यवस्था सूत्र जो है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि स्वेदस संसार, अंडस संसार, पिंडस संसार में जाता है। अंडस पिंडस से होता हुआ मानव शरीर रचना में आता है। पिंडस शरीर जो है मानव शरीर रचना है, तो मानव शरीर रचना में भी जो मेधस में भी व्यवस्था सूत्रित हो जाती है। इस तरीके से व्यवस्था के सूत्र को परमाणु से लेके मानव शरीर में मेधस तक हम इसको पहचान सकते हैं ना। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि परमाणु ही गठन पूर्ण परमाणु बनता है ना। इसलिए जो व्यवस्था सूत्रित होते हुए गठन पूर्णता की आवश्यकता जो है वो भी स्पष्ट होती है ना। गठन पूर्णता की आवश्यकता क्या है, फिर गठन पूर्णता जो गठन पूर्ण जीवन परमाणु है उसमें व्यवस्था का प्रकाशन कैसे होता है, उसमें जागृति कैसे आती है, ये सब भी वहीं से सूत्रित होता है। तो इन सब का जो नियम है वो सह अस्तित्व है ना। सह अस्तित्व के नियम में ही मानव व्यवस्थित होता है ना, है ना। मानव में भी जानना मानना के साथ पहचानना निर्वाह करना तो बना ही रहता है ना। तो ये जो पहचानना निर्वाह करना परमाणु में पहचानने में आता है। पहचानना निर्वाह करना जो है प्राण कोशाओं में पहचानने में आता है। जीवन में जानना मानना पहचानने में आता है। तो मानव में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना सहित व्यवस्था का प्रकाशन होगा, है ना। और यहाँ पे जो प्रकाशन है वो जानना मानना जिसको हम लोग पहचान निर्वाह करना उसके आधार पे होगा। तो पहचानना निर्वाह करना भी परस्परता में पहचानने के आधार पे ही है ना। और यही पहचानना जो है परमाणु अंशों का पहचानना है, जो सह अस्तित्व में संप्रक्त यानी जिसको कह रहे हैं व्यापक वस्तु में संप्रक्त होने के कारण से परमाणु के अंशों में पहचानने की प्रवृत्ति है। और इसी प्रवृत्ति बस है ना परमाणु अंश जब परमाणु अंश यानी अंश जब परमाणु के रूप में गठित होते हैं तब उनमें आचरण का प्रकटन होता है। आचरण ही व्यवस्था के रूप में अध्ययन गम्य होती है और उस अध्ययन को करने वाला मानव ही है, क्योंकि मानव को ही अधिकार है। समझ में आ रहा है? हाँ अंकल। गति तेज तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। हाँ। भट्ट साहब से पूछो, भट्ट साहब बोलो, मैं कहाँ से बात कर रही हूँ। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? भैया एक चीज पूछनी थी। अभी दिनेश भाई ने जो नमक और चीनी का उदाहरण दिया, तो चीनी की मिठास जो है, चीनी में जो मिठास का गुण है वो क्या इंद्रियों की परस्परता में ही है? नहीं तो फिर उसमें मिठास का गुण नहीं है ऐसा माना जाएगा? नहीं, हम लोग जो है ना इसको गुण नहीं मानते हैं, है ना। गुण नहीं कह रहे हैं। मध्य दर्शन में ये खट्टा मीठा जो है ना इसको गुण नहीं कह रहे, ये परस्परता में प्रभाव है। अच्छा, है ना। जैसे मान लीजिए जो नमक है ना वो जीव में जाके अपना प्रभाव छोड़ता है ना, उस प्रभाव के आधार पे हम उसको खट्टा मीठा चिरपरा तीखा आदि कहते हैं। इसमें जो गुण का अध्ययन है वो पोषण और पोषण के अर्थ में है। अच्छा, मतलब जो नमक है या शक्कर है कितनी मात्रा तक पोषक है, कितनी मात्रा के बाद पोषक नहीं है, यहाँ से फिर वो इनका प्रयोजन आचरण जो प्रयोजन है व्यवस्था के अर्थ में स्पष्ट होता है। नहीं तो नमक अपना नमक है, शक्कर शक्कर है, वो अपने आचरण के साथ जो है अस्तित्व में बनी रहती है। मैंने उसमें फिर खट्टा मीठा नहीं है।
जब तक वो पहचानने वाला तो मानव है ना, खट्टा मीठा को। हाँ, मानव के अलावा और कौन पहचानेगा? मतलब उसमें खट्टा होगा भी तो भी उसको पहचानने वाला मानव। दूसरी बात है कि ये जो खट्टा मीठा है ना, ये परस्परता में प्रभाव है। ठीक है भैया। हाँ, खट्टा मीठा को परस्परता में प्रभाव बोलते हैं ना। हाँ, ये क्लियर हुआ भैया। ये परस्परता में प्रभाव को ही गुण बोलते हैं ना? हाँ जी, परस्परता में जो प्रभाव है हम उसको ही गुण बोलते हैं ना। हाँ, तो ठीक बात है ना, तो क्या दिक्कत है? ऐसा तो थोड़ी कह रहे हैं कि परमाणु में गुण नहीं होता है, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। उसमें रूप भी है, गुण भी है, स्वभाव भी है, धर्म भी है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। प्राण कोशा में भी रूप है, गुण है, स्वभाव है, धर्म है। जीवावस्था में भी रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है। और भी है, देश काल दिशा भी है, संप्रक्तता भी है। ये सब अध्ययन का विषय है ना। इन सबके योगफल में व्यवस्था जो है स्पष्ट होती है। ठीक है। हाँ जी भैया, मैं कुछ कहूँ? हाँ, बोलिए। आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया भैया। केवल जो है ये मनहर भाई का जो प्रश्न है ना अभी, कि ये भी खट्टा या मीठा ये परस्परता में प्रभाव ही है और प्रभाव ही गुण है, ऐसा मनहर भाई कह रहे हैं। मनहर भाई। हाँ भैया, हाँ भैया, है ना। लेकिन जो है भैया जो कह रहे हैं, जो यहाँ अगर वो शक्कर लेने से आपके शरीर में अगर वो आपके शरीर के लिए शोषक होता है वो गुण है, या पोषक होता है वो गुण है, स्वाद गुण नहीं है। पोषक स्वाद एक प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव आपके शरीर पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, शोषक के रूप में या पोषक के रूप में? तो वो स्वभाव है ना। वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो पदार्थ अवस्था का संगठन विघटन है। लेकिन जो है आपकी और शक्कर की परस्परता में आपके शरीर में व्यवस्था बनी या अव्यवस्था, पोषण के रूप में व्यवस्था है और शोषण के रूप में अव्यवस्था है। तो वो जो पोषण के रूप में अगर वो जो है वो प्रकट हुआ प्रभाव, तो वो जो है सम प्रभाव है। अगर वो शक्कर के साथ जुड़ने से, शक्कर की परस्परता में आपके शरीर में जो है शोषण हुआ है ना, मतलब आपके शरीर में जो है कुछ अव्यवस्था गड़बड़ी हुई, तो वो जो है विषम प्रभाव है। ठीक है भैया, बढ़िया। इसीलिए सारा अध्ययन सहअस्तित्व में ही होता है ना। सहअस्तित्व के बिना अध्ययन नहीं हो सकता है। तो हर इकाई जो दूसरे के ऊपर प्रभाव छोड़ती है, उसी के आधार पे तो हम लोग पहचानते हैं ना एक दूसरे। परस्परता में ही प्रभाव होता है ना। या ये कहें कि परस्परता में ही प्रभाव का पहचान होता है। ठीक है। व्यवस्था व्यवस्था का पहचान होता है परस्परता में ही। ठीक है, अच्छा रहा भैया। ठीक बात भैया, बहुत बढ़िया चर्चा रहा है। बहुत बढ़िया भैया, क्लियर हुआ। तो परमाणु को इस प्रकार समझने पे व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में हम मानव स्पष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप मानव अपने में सहज व्यवस्था को पहचानने में तत्पर होना सहज होता है। तो जब हम ये परमाणु में इसको पहचानते हैं तो हमारे अंदर व्यवस्था केंद्रित मानसिकता आती है, और उसी मानसिकता के कारण जो है अपने में व्यवस्था को पहचानने में तत्पर होता है। इसी क्रम में मानवीयतापूर्ण आचरण मानव के लिए सहज हो गया है ना। मैंने आपको बताया ना कि जब परस्परता में पहचान नहीं हुई व्यवस्था की, तो उस विधि से हमने जो पहचाना स्वयं में, वो शासन को पहचाना है ना, शासन को पहचाना। ठीक है। जहां पर एक शासन करने वाला है, दूसरा शासित है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि परमाणु को इस प्रकार समझने से व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में हम मानव स्पष्ट हो गए। फलस्वरूप अपने में सहज व्यवस्था को पहचानने को तत्पर हुए। इसी क्रम में मानवीयतापूर्ण आचरण को समझना मानव के लिए सहज हो गया। इससे मूल्य चरित्र नैतिकता का संयुक्त अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन मानव परंपरा में से के लिए व्यवस्था का आधार होना स्पष्ट हुआ। ऐसा एक सीक्वेंस है, मतलब कैसे परमाणु में जो व्यवस्था है वो मानव में मानसिकता बनी, मानव में मानसिकता बनने से मानवीयतापूर्ण आचरण की स्पष्टता बनी। मानवीयतापूर्ण आचरण जब सर्व मानव में मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में अभिव्यक्त संप्रेषित प्रकाशित होता, उस आधार पे व्यवस्था की का आधार बना। ठीक है। ये सूत्र समझ में आ रहा है? व्यवस्था सूत्र बढ़िया बढ़िया।
हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। परमाणु को इस अंकल प्रकार नैतिकता क्या होती है? मतलब चरित्र वो, या जो समाज में चरित्रहीनता होती है, क्या कहते हैं, स्वपुरुष स्वनारी दया पूर्ण कार्य व्यवहार, मूल्य। स्वधर्म भी, हाँ, स्वधर्म भी। और हाँ। मूल्य हमारी मौलिकता हो गई। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता होती तन मन धन का सदुपयोग, अच्छा। जिसको धर्म नीति, अर्थ नीति और राजनीति कहते हैं, उसका संयुक्त रूप। ठीक है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में क्या समझ में आया? तो मूल्य चरित्र नैतिकता ही आई। तो मूल्य चरित्र नैतिकता की संयुक्त अभिव्यक्ति, यानी मूल्य चरित्र नैतिकता व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित होती हुई मानव परंपरा में, है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं सार्वभौम व्यवस्था के रूप में स्पष्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया, कुछ आए स्पष्ट हो तो बताना, है ना। भैया ये जो कंक्लूजन बाबा जी ने ड्रॉ किया, हाँ, कि मानवीयतापूर्ण आचरण को मूल्य चरित्र नैतिकता और ये जो 3 अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, ये कोरिलेट कैसे किया? मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण ही मूल्य चरित्र नैतिकता का यही मानवीयतापूर्ण आचरण ऐसे कोरिलेट हुआ कि अपने में व्यवस्था को पहचानने का प्रयास हुआ जी। तो अपने में व्यवस्था का मतलब नियंत्रण, संतुलन और निश्चित आचरण, जिसको हम लोग कह रहे हैं निश्चितता को, है ना। जी जी जी। तो वैसे ही जो मानव में नियंत्रण मूल्य पूर्वक है, चरित्र पूर्वक, नैतिकता पूर्वक है, ये पहचाने में आता। मूल्यहीनता, चरित्रहीनता, अनैतिकता में मानव में नियंत्रण, संतुलन, निश्चित आचरण नहीं है। इस रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो स्पष्ट हुआ। अच्छा, निश्चित आचरण को बेस लेके उसमें क्या क्या 3 जो कैटेगरी उन्होंने, मूल्य चरित्र और नैतिकता ही 3 निश्चित प्रवृत्ति है मानव में, और उसकी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, तो इसको उन्होंने बेसिक एक्चुअली निश्चित आचरण को बेस माना, और उससे ये 3 बेसिकली डाइवर्जन करके उसको फिर 3 प्रकार से अभिव्यक्ति, ये संप्रेषणा। तो हमको स्पष्ट हो ही जाता है ना, मूलहीनता में आचरण स्थिर नहीं है। जी जी जी। चरित्रहीनता में आचरण निश्चित नहीं है, अनैतिकता में आचरण निश्चित नहीं है। तो फिर निश्चित किस में है? तो मूल्यों में निश्चित है, जैसे विश्वास में, सम्मान में, प्रेम में निश्चित है, स्वधन स्वनारी में निश्चित है, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में निश्चित है, नीति त्रय का पालन करने में आचरण निश्चित है। तो इस रूप में आचरण, निश्चित आचरण का पहचान हो गया। अब ये जो निश्चित आचरण है, क्या हर व्यक्ति, परिवार, समाज में बना रहेगा? तो कैसे बनेगा? अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन विधि से होगा। तो अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन विधि से मानव परंपरा में से के लिए व्यवस्था का आधार होना पाएंगे। तो पहले मानव परंपरा में बना, फिर मानव परंपरा से बना, फिर मानव परंपरा के लिए बना, है ना। इसके आधार पे ऐसे के लिए, यानी व्यवस्था की निरंतरता को, अक्षुण्णता को, अखंडता को पहचान लिया। ऐसा जैसे परमाणु में बनी रहती है ना, उस आधार पे मानव में भी बनी रहती है, ऐसा जी, है ना। जिसको बाबा जी ने पहले ही जब पहला पैराग्राफ लिखा ना, उसी में उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई एक ऐसी वस्तु, मूल में कोई एक ऐसी वस्तु है जो स्वचालित है ना। जहाँ विघटन इकाई है स्वचालित रूप में कार्य करता हुआ समझ में आता है ना। स्वचालित का मतलब है स्वयं स्फूर्त, है ना, व्यवस्था में बना रहना, उस रूप में, है ना। तो वैसा तो कुछ मिला नहीं ना भैया, वैसा तो कुछ स्वचालित, वो तो फिर बाद में उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो व्यापक है यही, इसी से ही बेसिकली जो चलन हुआ है उसका, इसी से ही पहचान है, इसी से ही व्यवस्था है। हाँ हाँ। तो अभी आप जो स्वचालित बोल रहे हैं वो थोड़ा मेरे को, तो आप ये बोल रहे हैं कि ये जो मूल्य चरित्र नैतिकता, ये जो 3 गुण होंगे ये स्वचालित करेंगे परिव्यवस्था को, ऐसा क्या? अरे भाई, इसी को तो अपन स्वतंत्रता कह रहे हैं ना, स्वचालित होने का। तो मानव में जो स्वतंत्रता है वो न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता में है। और न्याय क्या है? व्यापक में संप्रक्तता ही है। मतलब जब व्यवहार न्याय में संप्रक्त रहता है, उस स्थिति में स्वतंत्रता का अनुभव है ना। और जब वो समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता है, तब धर्म और सत्य में संप्रक्तता बस ही होता है। तो धर्म का मतलब सर्वतोमुखी समाधान है ना। इस अर्थ में व्यवस्था जो है सूत्रित होती है, स्पष्ट होती है। ठीक है जी जी भैया।
अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कर्म दर्शन में क्यों इसको डाला वो स्पष्ट हो रहा होगा, है ना। इसी तथ्य बस। तो अभी ये जो ऊपर जो भी लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाया बाबा जी ने, तो बोल रहे हैं इसी तथ्य बस पशु संसार, वनस्पति संसार, खनिज संसार, ठोस तरल विरल रूप में जितने भी प्रजाति गणित हैं, मतलब जिनकी गणना की गई है, सभी के मूल में परमाणु ही है। और फिर कह रहे हैं कि जीवन भी परमाणु है। हर प्रजाति का परमाणु निश्चित आचरण करता है, इसीलिए मानव भी निश्चित आचरण पूर्वक व्यवस्था में जीना चाहता है। ठीक है। परमाणु संरचना की महिमा आचरण में ही स्पष्ट होता है। आचरण अपने में क्रिया रूप होना सहज रहा। ठीक है, ये निष्कर्ष समझ में आ रहे हैं। पहली बात ये कहा कि सभी के मूल में परमाणु है तथा जीवन भी परमाणु है। दूसरी बात ये कही कि हर प्रजाति का परमाणु निश्चित आचरण करता है, इसीलिए मानव भी निश्चित आचरण पूर्वक व्यवस्था में जीना चाहता है। तीसरी बात ये कही कि परमाणु संरचना की महिमा आचरण के रूप में स्पष्ट है। आचरण अपने में क्रिया के रूप में होना सहज है। ठीक है, ये तीन बातें हो गई। फिर आगे ये कहा गया कि परमाणु रचना के संदर्भ में यह भी स्पष्ट होता है कि परमाणु अंश एक दूसरे के सह अस्तित्व में ही प्रमाणित होते हैं। किस बात में प्रमाणित होते हैं? व्यवस्था में प्रमाणित होते हैं, है ना। यदि वो एक दूसरे के सह अस्तित्व में नहीं है तो प्रमाणित नहीं होते, क्योंकि उसमें आचरण का प्रमाण नहीं आता है ना, और व्यवस्था का भी प्रमाण नहीं आता है। फिर अगला सूत्र है कि असीम अवकाश में अलग अलग रहने वाला परमाणु अंश व्यवस्था रूपी आशय को प्रमाणित किए नहीं रहता है, इसीलिए असीम अवकाश में घूर्णन रूप में कार्य करता हुआ दूसरे अंश की तलाश में रहता है। तो कह रहे हैं कि जो असीम अवकाश में यदि कोई परमाणु अंश है जो किसी परमाणु की व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहा है, उस स्थिति में असीम अवकाश में परमाणु अंश घूर्णन रूप में कार्य करता रहता है और इस कार्य करते हुए दूसरे अंश की तलाश में रहता है। तो दूसरे अंश की तलाश में रहता है, इसी को अपन कह रहे हैं कि वो परमाणु अंश की जो प्रवृत्ति है। इसी से ये भी पता लगता है कि उसमें प्राणमय कोश होता है ना, प्रेरणा को ग्रहण करने का कोश होता है। तो वो दूसरे अंश को तलाश के अपने होने को प्रमाणित करता है, यानी अपने होने को प्रमाणित करने का मतलब है व्यवस्था को, आचरण को प्रमाणित करता है। अतः वह किसी दूसरे परमाणु में समाहित हो जाता है या दूसरे परमाणु अंश के साथ निश्चित परमाणु को बना लेता है। ये दोनों प्रकार की बातें हैं। यदि एक अंश घूमते हुए किसी दूसरे अंश के संपर्क में आता है, उस स्थिति में एक केंद्र में चला जाता है, दूसरा परिवेश में घूमने लगता है ना। इस रूप में वो परमाणु बना लेता है ना। और दूसरी स्थिति ये है कि किसी दूसरे परमाणु में जाके समा जाता है। ये जो समा जाता है इसी को परमाणु में विकास के रूप में पहचानते हैं ना। तो अंशों का जो मात्रात्मक वृद्धि होती है वो इसी विधि से होती है। ये बिंदु स्पष्ट हो गए सब? जी भैया, बहुत बढ़िया है। ये सीक्वेंस से ही है सारे, एक क्रम से ही लॉजिक को ले गए हैं बाबा जी, है ना। इससे यह पता लगता है, ये जो ऊपर बातें कही गई, जो 7-8-9 बातें कही गई, इससे पता लगता है परमाणु गठन के उपरांत ही व्यवस्था का प्रकाशन है। यानी परमाणु के गठन से पूर्व व्यवस्था का प्रकाशन नहीं है। दूसरी बात ये पता लगी कि व्यवस्था प्रकाशित होने के क्रम में आचरण का प्रकाशन है। ये दो चीजें मूल रूप से पता लगी। क्या पता लगा? परमाणु गठन के उपरांत ही व्यवस्था का प्रकाशन है। दूसरी बात ये पता लगी, व्यवस्था प्रकाशित होने के क्रम में ही आचरण का प्रकाशन होता है। बहुत सुंदर बात है। ठीक है, ये 2 सेंटेंस तो आज फेसबुक पे भी लगा था, ये याद रहेगा भैया। हाँ जी, बोलिए। कि व्यवस्था प्रकाशित होने के क्रम में आचरण का प्रकाशन है, ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए इसमें थोड़ा। जैसे मानव जो है, जब किसी परिवार में जीता है, कोई एक व्यक्ति जब परिवार में जीता है, तभी उसके आचरण का पता लगता है।
ठीक है। जब परिवार का आचरण कहाँ पता लगेगा? जब वो दूसरे परिवार के साथ जिएगा, है ना? ठीक है ना? व्यवस्था में भागीदारी करेगा तभी तभी आचरण का आचरण का प्रकाशन। पता है ना? ठीक है भैया, ठीक। इसको एक संबंध से भी समझ सकते हैं, है ना? ठीक यदि है भैया। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति है, उसमें आचरण का पता नहीं लगता है। जब वो किसी एक व्यक्ति के संबंध में आता है ना, यानी वो जब वो किसी का पुत्र हो या किसी का पिता हो, है ना, या किसी का भाई हो, पति हो, तभी आचरण का पता लगेगा, या पत्नी हो, माँ हो, आदि आदि, है ना? मतलब वो जो स्वयं में व्यवस्था है, वो जो व्यवस्था में भागीदारी करने के समय प्रकाशित हो गई। व्यवस्था प्रकाशित होने के क्रम में स्वयं आचरण में का व्यवस्था, अभी स्वयं में मानव की, है ना? जो मैंने अभी उदाहरण दिया वो मानव में दिया। स्वयं में व्यवस्था का मतलब जीवन में व्यवस्था है। तो जीवन में जो व्यवस्था है ना, वो भी जो जीवन के अंशों में परस्परता में ही होती है। अच्छा। जब वो एक दूसरे की परस्परता पूरकता को पहचानते हैं, है ना, तभी जो है जीवन में व्यवस्था प्रकाशित होती है। व्यवस्था प्रकाशित होती है तभी आचरण का प्रकाशन होता है। ठीक है भैया। यदि जीवन में पहचानना, निर्वाह करना नहीं होता, यानी मन वृत्ति को नहीं पहचानता है, वृत्ति चित्त को नहीं पहचानती, चित्त बुद्धि को नहीं पहचानती, तो व्यवस्था का प्रकाशन नहीं होता। व्यवस्था का प्रकाशन नहीं होता तो आचरण का प्रकाशन नहीं होता। ठीक है। फिर अस्थिर आचरण होता है, दुराचरण होता है, उसको तो आचरण नहीं बोलेंगे ना। आचरण का मतलब है निश्चित आचरण, है ना? यही भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाकलाप के रूप में स्पष्ट है। फिर आगे लिखा है, हमारे ख्याल से टाइम हो गया है। कितना बचा है? अभी तो काफी बचा है, 2 पेज। हेलो। हाँ जी। एक वो जो बता रहे थे उसमें कि इलेक्ट्रॉन और अंदर के प्रोटॉन का अलग अलग आचरण पाया वैज्ञानिकों ने निकालने के बाद, इस पे आपका क्या कहना है? क्या समझ में आता है? नहीं, पर क्या पहचाना मैं समझा नहीं। वैज्ञानिकों ने क्या ऐसा पहचान लिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, बोले उन्होंने कहा ना कि हाँ। अगर अंशों का जो वैज्ञानिक ज्ञान के बिहेवियर का, तो वो अलग अलग पाया जाता है। तो क्या समझ में आया? आपका तर्क कहाँ जुड़ता है इस बात में? भाई ये ऐसा ही होता है ना कि एक व्यक्ति जब घर पे रहता है तो वो किसी का पिता रहता है, जब ऑफिस में रहता है तो वो वहाँ पे कर्मचारी रहता है, अधिकारी रहता है ना? जब वो किसी संस्था का नेतृत्व करता है तो नेता होता है। तो ऐसे ही जो अंश है ना, तो जब अंश अलग अलग भूमिकाओं में रहते हैं तो उन भूमिकाओं में उनका आचरण स्पष्ट होता है। उसी को नाम दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि आदि। नहीं, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई उस परमाणु में से ही अंश निकाल के जब अलग से किए, बाहर निकाले उससे, हाँ, तो उनका अलग अलग मिला वैज्ञानिकों को। फिलहाल यहाँ तक पहुंची है साइंस। क्या मिला अलग अलग? जैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, एक अंश को लैब में टेस्ट किया अलग से उसको। हाँ जी। और ऐसे ही एक प्रोटॉन निकाला। तो ये दोनों ऐसे न्यूट्रॉन निकाला, वो जो अंदर होते हैं न्यूक्लियस, वो भी निकाल के जब एक एक अंश का चेक किया तो तीनों का कुछ उन्होंने आचरण अलग पाया। ऐसा साइंस अभी तक पहुंची है। अब तो अभी मैच्योर हुआ कि नहीं मामला, इस पे मैंने कहा अगर आपको कुछ जान में आती हो बात तो नहीं। कैसे? देखिए मेरी जानकारी में इतना ही है कि एक हेजनबर्ग करके एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी दी है ना। तो उन्होंने ये कहा कि जब परमाणु के अंश को, है ना, परमाणु से बाहर निकाल लेते हैं, उसमें उसका आचरण अस्थिर हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है। उसको उन्होंने थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी कहा। दूसरी बात है, एक डुअल थ्योरी है ना, जो ये कहती है कि जो परमाणु के अंश का जो बिहेवियर होता है वो डुअल होता है। कभी वो पार्टिकल के रूप में रहता है, कभी वेव के रूप में रहता है ना। तो जैसे अपन इसको आदमी में समझें तो हर आदमी जो है वो कई भूमिकाओं में रहता है ना। एक अपने होने के अर्थ में भी आदमी रहता है, जो इसको अपन कह रहे हैं पार्टिकल के अंश के रूप में भी है।
और एक वो क्रियाशील व्यक्ति के रूप में यानी आचरण करते हुए व्यक्ति के रूप में भी होता है, जिसको अपन वेव कह रहे हैं ना, या गति कह रहे हैं, जिसको गति की निरंतरता कह रहे हैं। तो इस रूप में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हर परमाणु के अंश का जो अध्ययन होता है वो उसके पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है, उसका जो आचरण है वो पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। इसी को हम मानव में भी पहचानते हैं। तो मानव के रूप में तो सभी मानव समान रहते हैं, लेकिन व्यवस्था में वो जहाँ भागीदारी करते हैं वहां वो उस तरीके का आचरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है कि नहीं है? ये तो ठीक है, बट ये तो सुप्रीम कोर्ट में रहते हो तो सुप्रीम कोर्ट में जो आचरण आप करते हो और जो परिवार में आचरण करते हो उसमें बुनियादी अंतर होता है ना। नहीं, ये तो ठीक है भैया। तो वहाँ की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो वहाँ का आचरण प्रकट होता है। नहीं, यहाँ कहने का मतलब तो ये है मध्य दर्शन ये कह रहा है कि अंश सभी एक जैसे ही होते हैं। हाँ, बस ये बात। हाँ, उनका जो आचरण होता है ना वो उनकी परस्परता में ही स्पष्ट होता है। उसमें भी एक अंश का कोई आचरण नहीं होता है ना, आचरण का अध्ययन नहीं होता है एक अंश का, केवल प्रवृत्ति का अध्ययन होता है। तो जो आचरण जिसको कह रहे हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में ही स्पष्ट होता है। ठीक है, जब और ये निश्चित व्यवस्था कम से कम 2 अंशों से शुरू होती है, ऐसा बोलते हैं। इसके बाद जितने भी अंश बने रहते हैं उसमें हर परमाणु एक व्यवस्था में बना रहता है, जिसको हम लोग एक गठन, निश्चित गठन भी कह रहे हैं, निश्चित गठन के रूप में यथा स्थिति भी कह रहे हैं। तो यथा स्थिति में बना रहता है। यथा स्थिति में उसका रूप गुण स्वभाव धर्म का प्रकाशन रहता है। तो पदार्थावस्था में मात्रात्मक भेद के आधार पर रूप का भेद होता है ना, रूप का भेद होता है, ऐसा रूप मर्यादा उसमें काम करती है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी परमाणु में कुछ अंश मिल गए तो उसका जो प्रकटन होगा वो एक नए रूप में होगा, ऐसा होगा। मैंने आपसे ये कहा कि मैंने काफी इस पे विचार करने के बाद ये पाया कि जिनको हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहे हैं वो रूपी है बेसिकली। केमिकल प्रॉपर्टीज पार्टिसिपेशन के रूप में है, और जो भौतिक गुण हैं जिनको हम लोग भौतिक गुण धर्म बोलते हैं, है ना, वो रूप है उनका। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, हार्डनेस है, उनका रंग है ना, उनकी आकृति है, उनकी संरचना है, आदि आदि, ये सब रूप के ही एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक बात। उसमें भी हमारी परंपरा ने रंग को पहले ही पहचान लिया था कि रंग जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। विज्ञान अभी कह रहा है रंग नहीं होते, इसलिए हमारे यहाँ रंग का अध्ययन ही नहीं है। हाँ, रंग के रूप में अध्ययन नहीं। रंग को चेंज नहीं होती है, वो एक स्थिति में वैसा परावर्तन होता बस, जिसको आंख पहचानती है। ठीक है, और कोई बात हो तो बस, नहीं तो टाइम हो गया 3:05। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो प्रश्न आपने जो है ना वो आप ठीक से रख नहीं पा रहे हो। आप रखो ना। नहीं, मुझे जो है ना थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रश्न आपने उस समय भी रखा था, और उस समय जो है उन्होंने जो ये रविकांत भैया ने, है ना, मैं जो है सोच के आपको बताऊंगा कि आप ये प्रश्न पूछना चाहते हो, लेकिन मैं मेरे ध्यान में है। कोई बात नहीं। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। मैं अभी सोच ही रहा था कि आप जो है प्रश्न तो उस समय भी पूछा था और उस समय उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन प्रश्न आपका अभी ठीक से बन नहीं पा रहा है। ठीक है भैया, मैं आपको जो है ना वो क्या प्रश्न था आपको जो है भेजता हूँ मैं। नहीं, मुझे उनका प्रश्न स्पष्ट हो गया है। हाँ भैया, मुझे प्रश्न स्पष्ट है। अच्छा, मुझे प्रश्न स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है। उस समय भैया ऐसा था। अभी मेरा जो उत्तर है ना वो स्पष्ट नहीं हो रहा है इनको, इतना ही है अभी। अच्छा बलराज भैया, उत्तर स्पष्ट नहीं हो रहा है, ऐसा है? बलराज जी कहाँ गए? बलराज भाई, बलराज जी सोच रहे हैं, मुझे लगता है बलराज जी है तो है, सोच रहे हैं। नहीं, वो उठे होंगे। उठे होंगे, ठीक है, ना है तो सही,
कोई बात नहीं भैया, है ना, जो है आगे बात करेंगे। इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा लगता है समय, नहीं सर भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसको पचाने में लगता है समय। तो भैया ये जो अभी अपने पैराग्राफ पढ़ा भैया, हाँ हाँ, तो खैर समय हो गया, लेकिन मेरा एक ऐसा प्रश्न, ऐसा मैं जैसे देख पा रहा था कि भ्रमित अवस्था में या जागृत अवस्था में भी अगर एक मानव है, जैसे ये अंश जो है वो कहीं ना कहीं असीम अवकाश में घूर्णन कर रहा है और ये चाह रहा है कि किसी परमाणु के रूप में समाहित हो जाए या नया परमाणु बना दे या किसी परमाणु क्रम में समाहित हो जाए। भ्रमित अवस्था में भी एक मनुष्य, एक मानव भी यही करता रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो जॉब को या परिवार को या शादी या बच्चों के रूप में कहीं ना कहीं से वो देखता रहता है कि मैं सेटल हो जाऊं। तो ये क्या सही कोरिलेट कर पा रहे हैं अपन क्या इस तरीके से? क्योंकि ऐसे ही है। अब इसमें भी जो मूल बात है कि जो परमाणु का अंश जो है ना असीम आकाश में रहता है जी, आमतौर पे नहीं रहता है। आमतौर पे वो किसी न किसी परमाणु या अणु व्यवस्था में ही रहता है आमतौर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। विशेष परिस्थिति में ही परमाणु अंश जो है परमाणु की व्यवस्था को छोड़ के असीम अवकाश में घूर्णन स्थिति में रहता है। इसी को यदि आप मानव में देखें तो कोई मानव अकेला तो होता ही नहीं है ना, ढूंढ ही रहता कुछ ना कुछ एक्चुअली। नहीं, उसका जो जन्म है ना वो किसी न किसी संबंध में ही है, परिवार में ही है। तो अकेला तो एक भ्रम मात्र है बस। मानव का अकेला होना है ना, वो एक भ्रम मात्र है बस, क्योंकि अकेला होता ही नहीं है। तो वो जो खोज रहा होता है वो व्यवस्था और निश्चित आचरण को खोज रहा होता है। हर मानव में व्यवस्था या निश्चित आचरण की खोज बनी रहती है। तो जब तक उसको निश्चित आचरण मिलता नहीं है तब तक उसमें खोज प्रवृत्ति जारी बनी रहती है ऐसा। और उसी खोज में वो कंबाइन होता है बहुत सारी चीजों से भ्रमित अवस्था में। जैसे उसी खोज में ही वो संबंध बनाता है, संपर्क बनाता है ना। जी जी जी। वो व्यवस्थाओं में भागीदारी करता है, सामाजिक काम करता है, हाँ, राजनीति तो में अंकल जाता ये वो वैसा ही हो गया ना, जैसे कि उस परमाणु के अंदर जो भी व्यवस्था है उसी व्यवस्था का एक प्रदर्शन या उसका ही प्रकाशन है जो मानव की व्यवस्था। इसमें अंतर केवल इतना है कि मानव में कर्तापन है। हाँ। जो जागृत जीवन होता है ना, जिसको अपन जीवन कह रहे हैं, जीवन में कर्ता दृष्टा भोक्ता पद है ना। जड़ परमाणु में कर्ता भोक्ता नहीं है, वो क्रिया है। लेकिन वो जो क्रिया है वो क्रिया जो है निश्चित अर्थ में होती है। तो वैसे ही मानव जो है निश्चित अर्थ में ही जीना चाहता है, निश्चित आचरण में, निश्चित व्यवस्था में, निश्चित अर्थ के साथ जीना चाहता है ना। कहने का तात्पर्य भी है भ्रमित मानव भी करता तो वही सब कुछ है जिसके लिए वो आप जो बोल रहे हैं एक व्यवस्था के रूप में वो देखना चाहता है एक। वो हो नहीं पाता कुछ, क्योंकि वो भ्रमवश सब अलग अलग चलता रहता है, होता कुछ और है और चलता कुछ और है। तो अब अगर जागृत मानव की अगर बात करें, और वो जैसे आप बोल रहे थे कि अलग अलग परिवेश में अलग अलग रोल अदा करता है आदमी, जैसे कि एक परमाणु न्यूक्लियस में अलग होता है और परिवेश में अलग होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जागृत और भ्रमित मानव में क्या डिफरेंस है? अगर मैं ऑफिस में हूँ या मैं घर में हूँ एक पति और फादर के रूप में, तो भी तो अलग अलग व्यवहार करना ही पड़ेगा उसको। तो जागृत हो या भ्रमित हो, परिवेश के हिसाब से व्यवहार तो करना ही पड़ेगा उसको अलग अलग। इसमें जागृत और भ्रमित मानव में डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि परिवेश तो चेंज होते ही रहते हैं देश काल। नहीं, जो भ्रमित और जागृत में अंतर है कि उसमें निश्चित आचरण का प्रकाशन नहीं, उसमें निश्चित आचरण का प्रकाशन। बट आचरण बदलेगा ना भैया, जैसे अगर वो, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जाएगा तो उसका अगर आचरण तो वहाँ उसका जो जॉब है उसके हिसाब से रहेगा। भाई वो तो मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से दिया। अच्छा। लेकिन जब आचरण के, जिसको आचरण के फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क को समझते हैं ना, तो वो मूल्य चरित्र नैतिकता होता है। अभी हम लोग आचरण को क्रियाकलाप के रूप में अच्छा, हाँ एक्चुअली हमारा हाँ। तो जब आचरण को मूल चरित्र नैतिकता के रूप में समझते हैं तो वो नहीं बदलेगा फिर। हाँ, वो नहीं बदलेगा, सार्वभौमिक रहता है ना। सही बात। लेकिन जब क्रियाकलाप के रूप में समझते हैं, अभी क्रियाकलाप के रूप में समझते हैं ना, हाँ, वो बार बार एक्चुअली वो आ जाता है। जी। भैया वो घर वालों के साथ न्याय धर्म में सत्य के रूप में और बाहर वालों के साथ प्रिय हित लाभ के रूप में आचरण करता है, इस तरह से नहीं रहता। हर जगह पे न्याय धर्म में सत्य की मानसिकता से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भैया।
ये तो बहुत गजब का अनुसंधान है भैया, ये तो मतलब अकल्पनीय है। परमाणु को तो सबने पढ़ा समझा, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में किसी ने देख नहीं पाया शायद। ना कोई नहीं देख पाया। नजरिया ही अलग है ये। हाँ, ये नजरिया ही अलग है। तो ये बहुत अद्भुत है, विलक्षण है, विशिष्टता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी 3:12 हो गया है। ठीक है भैया, ठीक है। अभी हमको लगता है मन लगने लगा। बहुत बढ़िया। इसमें तो बैठ सकते भी है पूरा दिन, ऐसा टॉपिक है ये। बहुत बढ़िया। मेरा ये कहना है, यदि मान लीजिए थोड़ा लंबा बैठना है तो एक बार सबसे सलाह मशवरा करके बैठना जी। यदि मान लीजिए सब लोग या कुछ लोग है ना